नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बांग्लादेश में आज चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और अब काउंटिंग हो रही है, लेकिन पूरे भारत की नजर इस पर टिकी है कि यूनुस वापस आएंगे या रहमान खोई जमीन को पालेंगे। नजर इस पर टिकी है कि क्या बांग्लादेश इस चुनाव के बाद पूरे तरीके से पाकिस्तान की राह पर चला जाएगा या भारत के नजदीक आ जाएगा। नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस चुनाव के बाद हिंदू बांग्लादेश में तेजी से निशाने पर आएगा या फिर हिंदू सुरक्षित हो जाए। हालांकि यहां भारत की नजर में सबसे बुरे और उससे कम बुरे को बांग्लादेश में चुनने जैसा है, क्योंकि बांग्लादेश कट्टरता की उस राह पर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुका है। तो सवाल यह है कि क्या सच में बांग्लादेश का चुनाव भारत और हिंदू के लिए जरूरी है, या फिर इस चुनाव के बाद भारत को तय करना है कि बांग्लादेश के साथ क्या करना है। क्योंकि बांग्लादेश का बॉस जो भी होगा, भारत के लिए बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सामान्य करना मुश्किल होना है और वहां के हिंदुओं के लिए और मुश्किल होना है। तो फिर इस चुनाव में क्या होगा, परिणाम में क्या होगा, चलिए आपको समझाते हैं। अब सोचिए, जमात के चीफ शफीउर रहमान चुनाव हार गए हैं, सिर्फ 5 वोट से बांग्लादेश में चुनाव हारे। और यह एक बड़ी अपडेट है, एक ऐसी अपडेट जो बांग्लादेश के अंदर की स्थिति को काफी हद तक सबके सामने लेकर आ रही है। लेकिन बांग्लादेश में वोटर्स की स्थिति क्या है, क्योंकि जमात के चीफ शफीउर रहमान का वहां से हारना बहुत कुछ बयां कर रहा है। इसका मतलब जो तस्वीर, जिस तस्वीर के साथ वहां एक ऐसी बगावत आई जिसने बांग्लादेश को अराजकता के पायदान पर लाके खड़ा कर दिया, शायद वहां की आवाम को यह पसंद नहीं आया। लेकिन पसंद नहीं आता तो इतने हिंदुओं की जान वहां नहीं जाती। फिलहाल जो बदलाव ला सकते हैं, उन वोटर्स की स्थिति बांग्लादेश में क्या है, जरा इस पर गौर फरमाते हैं। देखिए, कुल मतदाताओं की अगर वहां बात की जाए तो वहां 12,76,95,183 कुल वोटर हैं, जिनमें अगर महिलाओं युवाओं की बात करें तो युवा है 5,56,53,176, जबकि महिला वोटर्स हैं 6,28,89,6,28,89,042। और इसमें कुल मतदाताओं का ये लगभग 43% है। और ये वोटर्स की स्थिति, जिनको वहां चुनना है, उनको चुनना है जो बांग्लादेश को शांति की राह पर आगे लेके जाए, जो बांग्लादेश के अंदर रोजगार विकास को एक बार फिर से आगे बढ़ाए। क्योंकि बांग्लादेश में पार्टी और प्रत्याशी कितने इस बार मैदान में हैं। शेख हसीना की पार्टी मैदान में नहीं है, उसे वहां बहिष्कृत कर दिया गया है, तो उस पार्टी का जिक्र हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन कुल पंजीकृत दल बांग्लादेश में कितने हैं? कुल हैं 59 पंजीकृत दल। उनमें से चुनाव इस बार कितने लड़ रहे हैं? 51 चुनाव लड़ रहे हैं, 8 दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कुल कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? 1981 उम्मीदवार मैदान में, और उनमें निर्दलीय जो है वो 249 है। आवामी लीग पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको वहां चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन कितने बुजुर्ग हैं और कितने युवा वोटर्स हैं, हम दो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुजुर्गों के जहन में वो बांग्लादेश होगा जो शेख हसीना के दौर में था, जो खालिदा जिया के दौर में था। तो दूसरी तरफ वो युवा हैं जिन्हें वहां जेन जी कहा गया और जिन्होंने वहां इतना बदलाव लाया, शायद बांग्लादेश अराजकता की तरफ चला गया। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि वहां 18 से 21 साल के जो युवा हैं वो 85,32,000 के आसपास है। 22 से 25 साल के जो युवा हैं वो लगभग 1,20,00,000 के आसपास है। 26 से 29 साल के युवा 1,22,00,000 के आसपास, जबकि 30 से 33 साल के युवा 1,07,00,000 के आसपास। 34 से 37 साल के युवा 1,23,00,000 के आसपास, और कुल युवा वोटर 5,56,00,000 के आसपास है। इसके अलावा आप मान लीजिए 7.5 करोड़ के आसपास के वोटर्स 40 साल से ऊपर के हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 5,56,00,000, ये बांग्लादेश का भविष्य भी है और यही बांग्लादेश का वर्तमान भी है। और यही
वो आंकड़ा है जिसने बांग्लादेश के अंदर अराजकता में एक बड़ा किरदार निभाया, या ये कहिए कि शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में जिन्होंने एक बड़ा किरदार निभाया, या जिनकी वजह से शेख हसीना का देश निकाला हुआ और यूसुफ को अंतरिम प्रधानमंत्री वहां चुना गया। और यही वो है जो वहां का भविष्य तय करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव कैसे होता है, जिनके अंदर इनकी भागीदारी होती है, जरा इसको भी समझिए। बांग्लादेश के संविधान के तहत यह देश का एक संसदीय प्रणाली का चुनाव होता है, जहां कार्यकारी शक्तियां चुनी गई सरकार के पास होती हैं। इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री और उनका चुना हुआ मंत्रिमंडल करता है। यह व्यवस्था काफी हद तक भारत की ही तरह है। बांग्लादेश में भी राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। उन्हें 5 साल के लिए संसद द्वारा ही चुना जाता है। बांग्लादेश में जनता आम चुनाव के दौरान सांसदों को चुनती है, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से वास्ता रखते हैं या निर्दलीय होते हैं। जिस भी दल के सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं, वही दल बांग्लादेश में सरकार बनाने का दावेदार करता है। आमतौर पर सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तय करता है, नीतियों का निर्धारण करता है, सरकार की नागरिक सेवाओं और विदेश नीति तय करता है, यानी बिल्कुल वैसे जैसे भारत में होता है। और एक दौर में बांग्लादेश भी तो भारत ही था। भारत से टूटकर पाकिस्तान बना, भारत की व्यवस्थाओं को पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, पाकिस्तान से टूटकर भारत ने बांग्लादेश बना दिया, वहां भी वही व्यवस्थाएं चली गई। अफसोस बस ये कि भारत लोकतांत्रिक रहा और वो दोनों देश धार्मिक आधार पर आगे बढ़ते चले गए। और यही वजह है कि वहां के चुनाव होने और ना होने के बीच में वहां लोकतंत्र होने और ना होने की स्थिति है। वहां चुनाव के परिणाम भी ये तय करेंगे कि बांग्लादेश आगे कहां जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की और वहां किस तरीके से चुनाव हो रहा है और कितने पे वहां बहुमत का आंकड़ा होगा। देखिए, कुल सीटें वहां 350 है। चुनाव 300 पर हो रहा है। इसमें से एक को हटा दीजिए, 299 पे चुनाव, क्योंकि एक जो सीट थी उस पर कैंडिडेट की मृत्यु हो गई और इसलिए उस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। टोटल वोटर्स हम बता चुके हैं, 12 करोड़ 70 लाख के आसपास है। मतदान की न्यूनतम आयु वहां भी 18 वर्ष है। वहां कुल उम्मीदवार 1981 जो हम आपको बता चुके हैं। उम्मीदवारी की न्यूनतम उम्र जो है वहां 25 वर्ष है। भारत में भी 25 ही वर्ष है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 50 है। चुनाव में जीती सीटों के अनुपात में पार्टियों में बंटवारा होता है और यह एक तरीके से वहां आरक्षण व्यवस्था है कि 50 सीटों पर इलेक्शन नहीं होता है। जो इलेक्शन के बाद चुनकर आते हैं और जिस पार्टी के पास जितना बहुमत होता है, जितनी सीटें होती हैं, उसके ही अनुपात में इन 50 सीटों को बांटा जाता है। लेकिन बहुमत कितने पर मिलेगा? अगर 350 में से 300 पर चुनाव हुआ, एक पर चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि वहां किसी की मृत्यु हो गई है, यानी कि 299 का आंकड़ा है। जिसके पास भी जिस भी गठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें या 150 मिलेंगी, वो सरकार बनाने का दावा वहां कर सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में यूं तो संसद में कुल 350 सीटें निर्धारित हैं। इनमें से सीधे तौर पर 300 सीटों के लिए ही चुनाव होता है, यानी बहुमत का आंकड़ा 151 है। संसद की बाकी 50 सीटों का बंटवारा आम चुनाव के बाद होता है और ये 50 सीटें सभी दलों में आम चुनाव में उन्हें मिली सीटों के अनुपात में बांटी जाती है। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो बांग्लादेश कुल 8 संभागों में बटा है। इनमें 64 जिले हैं और 495 उप जिला यानी कि परिषद है। वहां के चेहरे जिन पर सबकी नजर है, सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, भारत की भी नजर है। और सिर्फ भारत नहीं, चीन और पाकिस्तान की नजर है। इनको भी छोड़ दीजिए, अमेरिका की नजर है, यहां तक कि डीप स्टेट की नजर है। ये चेहरे कौन कौन से हैं जो इस बार के चुनावी मैदान में हैं और कौन कौन सी पार्टी से, जरा देखिए। सबसे पहले जिनको वहां का युवराज कहा जा रहा है वो है तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से वो आते हैं और खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। दूसरे जरा देखिए, शफीकुर रहमान जमात इस्लामी के, ये साहब 5 वोटों से हार गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। अब देखिए जरा, और ये बाकायदा चुनाव के मैदान में किंग मेकर की भूमिका में खुद को बता रहे थे। नाहिद इस्लाम है नेशनल सिटीजन पार्टी से, रोइन हुसैन प्रिंस है वाम लोकतांत्रिक गठबंधन से, गुलाम कादर है जातीय पार्टी JPQ से, इसके अलावा अनीसुल इस्लाम है जातीय पार्टी इशराद से, और मुजीबुर रहमान है अमार बांग्लादेश पार्टी से। ये वो चेहरे हैं जिन पर फोकस है।
और इनमें जो सबसे ज्यादा फोकस है वो फोकस है तारिक रहमान पर, जो हाल ही में बांग्लादेश वापस आए। यूनूस सरकार ने उनसे सारे केस विड्रॉ किए, वो चुनावी मैदान में आए और उसके बाद वहां की पूरी सियासी छवि बदल गई। अब जरा इन पार्टियों के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये बांग्लादेश की सियासत को कितना इंपैक्ट डालती है? ये देश के दो प्रमुख पारंपरिक दलों में से एक है। इसका नेतृत्व मौजूदा समय में तारिक रहमान कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। और यह पार्टी खुद को अवामी लीग के एक राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश करती है। सर्वेक्षण के अनुसार चुनाव में इस पार्टी के गठबंधन को बढ़त मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरा है बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी। यह बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है। इसका नेतृत्व शफीकुर रहमान कर रहे हैं। यह पार्टी इस्लामी सिद्धांतों यानी कि शरिया पर आधारित राजनीति की वकालत करती है और इस चुनाव में जमात ने एनसीपी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। इसे एक स्पष्ट भारत विरोधी रुख रखने वाले दल के रूप में देखा जाता है। तीसरी है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी। यह एक नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है। इसका गठन 2024 के विद्रोह में छात्र नेताओं की तरफ से किया गया। यह पार्टी नागरिक नेतृत्व वाले शासन और राजनीतिक सुधारों पर आधारित है। इसके अलावा जातीय पार्टी जेपी कादर और जेपी इरशाद। दरअसल जो जेपी कादर है वो गुलाम मोहम्मद कादर के नेतृत्व वाला केंद्र दक्षिणपंथी गुट है, जबकि जेपी इरशाद जो है वो अनीसुल इस्लाम महमूद के नेतृत्व वाला गुट है, जिसकी जड़ें 1980 के दशक के सैन्य शासन के साथ जुड़ी हुई है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है। दरअसल यह बांग्लादेश में वामपंथी दलों का एक गठबंधन है, जिसमें बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी और कई समाजवादी समूह शामिल है। इसके अलावा अमार बांग्लादेश पार्टी, एबी पार्टी कहते हैं इसे, यह एक मध्य मार्गी और सुधार उन्मुख पार्टी है, जो खुद को पारंपरिक राजनीतिक गुटों से अलग एक विकल्प बताती है। लेकिन क्या इस विकल्प को बांग्लादेश की जनता चुनना भी चाहती है? नहीं चुनना चाहती, क्योंकि चुनने और ना चुनने में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भविष्य में क्या होगी यह तय होगा। वर्तमान में तो पाकिस्तान से अच्छी है, लेकिन क्या भविष्य में रहेगी? जरा वर्तमान स्थिति को देख लीजिए कि फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति क्या है। देखिए, भारत को आप देखिए 23, 24 और 25 में तो आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत। जीडीपी 9.2, 6.5, 6.6, बांग्लादेश की 5.8, 4.2, 3.9। बांग्लादेश में लगातार ये गिरावट महसूस की गई, जबकि पाकिस्तान को तो आप देखे ना देखे एक ही बराबर, क्योंकि उसके लिए तो कहा जाता है कि वो कर्जे से चलने वाला देश है, वो रहमो करम पर चलने वाला देश है। इसलिए देखिए 2023 में -0.4, 2024 में 3 पॉइंट और 2025 में 2.7। इसमें इंटरेस्टिंग देखिए, यहां दोनों जगह अराजकता है, इसलिए 24-25 में यहां की जीडीपी गिरी है, जबकि भारत की जीडीपी में टैरिफ के बावजूद इजाफा महसूस हुआ। जबकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन आप मानकर चलिए उत्तर प्रदेश से आधी है, बस इतनी ही पॉपुलेशन। पाकिस्तान की मान लीजिए पॉपुलेशन यूपी के साथ है, या एक राज्य को और मिला लीजिए, बस इतनी है। उसके बाद उनकी स्थिति है। लेकिन चुनाव में क्या वाकई में हिंदू और अल्पसंख्यक की भागीदारी है? क्या उनके हितों को संरक्षित किया गया? क्या इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि हिंसा और भय के माहौल के बावजूद 2026 के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में 22 राजनीतिक दलों ने 68 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 12 हिंदू निर्दलियों के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा 17 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी ने 1 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारा है और वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष मानवाधिकार इकाई स्थापित की जाएगी। जमात-ए-इस्लामी ने अपनी छवि सुधारने के लिए पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार कृष्ण नंदी को टिकट दिया। 12 अल्पसंख्यक उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। इनमें गोविंद चंद्र प्रमाणिक मुख्य तौर पर प्रमुख नाम शामिल है। जातीय पार्टी ने 4 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उतारा है। 3 अन्य पार्टियों ने 2-2 हिंदू उम्मीदवारों को मौका दिया।
बांग्लादेश साम्यवादी दल ने 6 अल्पसंख्यकों को मौका दिया, जबकि मार्क्सवादी दल ने 7 हिंदुओं को मैदान में उतारा है। सवाल मैदान में उतारने का नहीं, सवाल उनके जीतने का है। क्या वो जीते हैं और नहीं जीते? जिन सीटों से वो चुनावी मैदान में है वो हिंदू बाहुल्य सीट है या वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है? जरा बांग्लादेश की सामाजिक स्थिति को भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए और देखिए बांग्लादेश की सामाजिक स्थिति क्या है। वहां शिक्षा का जो दर है वो 79% है। वहां जो मुद्रा है वो $1 $123.16 के आसपास है। महंगाई दर वहां 8.49% है दिसंबर 2025, जबकि भारत की महंगाई दर इस वक्त कितनी है? 2.75, वहां 8.49। वहां बेरोजगारी लगभग 5% के आसपास है, जबकि वहां देखिए आबादी 17 करोड़ के आसपास। जीडीपी कुछ नहीं है, ना के बराबर ही मान लीजिए। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय ना के बराबर ही मान लीजिए। और क्षेत्रफल शायद देश के उत्तर भारत के राज्यों के आसपास पूरा बांग्लादेश है। लेकिन इस क्षेत्रफल के बावजूद, इस पॉपुलेशन के बावजूद, इस एजुकेशन के बावजूद वहां कैसे चुनाव से पहले बांग्लादेश रक्त रंजित हुआ है? क्योंकि वहां एजुकेशन के बावजूद धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा है कि वहां एजुकेशन मायने ही नहीं रखती। मानवाधिकार संस्था एन सालिश केंद्र के अनुसार 1 से 10 फरवरी के बीच में सिर्फ 10 दिन में बांग्लादेश में 58 हिंसक घटनाएं दर्ज हुई। इनमें 2 लोगों की मौत हुई, 489 घायल हुए। इससे पहले जनवरी 2026 में 75 घटनाओं में 11 मौतें और 616 लोग घायल हुए। दिसंबर में राजनीतिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं का आंकड़ा 18 था। फरवरी के पहले 10 दिनों में कम से कम 47 पत्रकारों को हिंसा का सामना करना पड़ा है, सिर्फ 10 दिन में। और इससे पहले जनवरी में 16 और दिसंबर में 11 पत्रकार घायल हुए थे। और यही वजह है कि शांति बनाए रखने के लिए 92,500 सैन्य कर्मियों को तैनात बांग्लादेश में किया गया। सेना को हिंसा की तत्कालीन घटनाओं से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट स्तर पर शक्तियां दी गई। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ का 150 सदस्य मिशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रवेशक चुनावी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए थे। यहां तक कि इस्लामी सहयोग संगठन समेत 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कम से कम 63 प्रवेशक भी चुनाव और जनमत संग्रह की निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 330 अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशकों के चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने की पुष्टि हुई है, ताकि वहां कोई धांधली ना हो जाए, कट्टरपंथी विचारधारा इस पूरे इलेक्शन को प्रभावित ना कर दे। क्योंकि यहां के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बेहद प्रभावी हैं। चुनावी मुद्दे इस बार के कौन कौन से थे वहां देखिए जरा। अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो वहां सबसे पहला था संवैधानिक सुधार, क्योंकि वहां संवैधानिक मूल्य धरातल पर नहीं रसातल पर पहुंच चुके हैं। और दूसरा भ्रष्टाचार, जिसने खालिदा जिया की भी सरकार गिराई, जिसने शेख हसीना की भी सरकार गिराई, और यही आरोप अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस पर भी लग रहे थे कि वहां बाकायदा भ्रष्टाचार काफी ज्यादा किया गया है। इसके अलावा आर्थिक संकट, हमने महंगाई दर आपको बताई, वहां की जीडीपी आपको बताई, पर कैपिटा इनकम आपको बताई, सब रसातल पर है। वहां युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, वहां युवा चाहता है कि उसे फ्रीडम मिले काम करने की, और इसलिए आर्थिक संकट वहां गहरा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत से रिश्ते। वहां जो चुनकर आएगा वहां से यह तय होगा कि भारत से रिश्ते कैसे होंगे, और इसलिए वहां बयान आने शुरू हुए। शेख हसीना ने इस चुनाव को फर्जी बताया और इसको रद्द करने की मांग की है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश में चुनाव को फर्जी करार दे दिया है। हसीना ने इसे मतदाताओं के बिना अवैध और असंवैधानिक चुनाव बताया। यह चुनाव कातिल यूनुस द्वारा करवाया गया एक दिखावटी चुनाव है, हत्यारे यूनुस के द्वारा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को रद्द करने की मांग की। आरोप है कि 11 फरवरी की शाम से ही कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी, पैसे बांटकर वोट खरीदना, मतपत्रों पर मोहर लगाना, एजेंटों से रिजल्ट शीट पर जबरन हस्ताक्षर करवाने जैसी घटनाएं शुरू हो गई थी। ये आरोप लगाए गए हैं शेख हसीना की तरफ से। अब सोचिए, वहां चुनाव से पहले शेख हसीना के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन वहां जो 63 से ज्यादा देशों के प्रवेशक हैं, क्या उनकी नजर इस पर है, या वो भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो उनकी नजर से हो, उनके तरीके से? जरा बांग्लादेश में आबादी का घनत्व तो भारत से ज्यादा होने के बावजूद वहां की स्थिति क्या है, यह भी देखिए एक बार। क्योंकि भारत
में 497 के आसपास प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। पाकिस्तान में 336, बांग्लादेश में देखिए 1366, यानी कि हर वर्ग किलोमीटर में 1366 लोग रहते हैं। 1366, आप इस कल्पना में भी मत आइए, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के कंपैरेटिवली ये 3 गुना ज्यादा है, जबकि एरिया उनके पास है ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि बांग्लादेश चुनाव क्या भारत को और भारत के साथ रिश्तों को इंपैक्ट करेगा? यकीनन करेगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भरोसेमंद चुनाव के पक्षधर है। चुनाव को भारत एक अलग तरह से उम्मीद और हल्की चिंता के साथ देख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार के चुनाव से ऐसे नतीजे आ सकते हैं जिनसे भारत को पिछले करीब 20 सालों से जूझना पड़ रहा है। कई सालों बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में नहीं होगी, और सत्ता छोड़िए, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। भारत यह देख रहा है कि क्या बीएनपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी या उसे जमात-ए इस्लामी को गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। हालांकि भारत जरूरत पड़ने पर जमात से बातचीत के लिए खुद को मानसिक रूप से क्या तैयार कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर कोई संदेह नहीं कि मौजूदा हालात में बीएनपी ही भारत का पसंदीदा विकल्प हो सकती है। कभी खुलकर भारत विरोधी राजनीति से जुड़ी माने जाने वाली बीएनपी को लेकर नजरिया हाल के वर्षों में काफी बदला है। भारत के संदर्भ में जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश चुनाव के बाद आने वाली निश्चितता एक अंतरिम सरकार के समय की अनिश्चितता से कहीं बेहतर होगी। तो क्या वाकई में यह कहा जाए कि रहमान के साथ वहां अगर सरकार बनती है तो रिश्ते बेहतर होंगे? हमने शुरुआत में जिक्र किया था जमात के चीफ का, शफीकुर का। अब सोचिए, अपने ही बूथ से 5 वोटों से हार गए, अपने ही बूथ से। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई, शुरुआती नतीजे और रुझान आने लगे। बीएनपी और एनसीपी ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। ढाका 15 सीट से जमात चीफ डॉक्टर शफीकुर रहमान अपने ही बूथ पर 5 वोटों से हार गए हैं। हालांकि वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मणिपुर हाई स्कूल मतदान केंद्र पर डॉक्टर शफीकुर तराजू चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे और इस बूथ पर उन्हें 560 वोट मिले। उनके खिलाफ लड़ रहे बीएनपी उम्मीदवार शफीकुल इस्लाम खान को 565 वोट मिले। इस बूथ पर कुल 1147 मतदाता हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम और आधिकारिक नतीजों का इंतजार किया जा सकता है, और इसका इंतजार भारत कर भी रहा है कि बांग्लादेश का वो बॉस कौन होगा जिसके साथ भरोसेमंद रिश्ते भारत बना सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।